हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज से एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये है ईएम वेव। ईएम वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके लिए नया नाम नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी आपने सुन रखा है वेव वाले चैप्टर में। याद करें, जब वेव में आपको डील कर रहा था तो वहां पे आपको बताया था कि भाई वेव दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव। एक ऐसी वेव जिसे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जैसे साउंड वेव हो गई, स्ट्रिंग पे जो वेव हो गई वो, वाटर पे जो वेव रिपल वेव प्रोड्यूस होती है वो, इन सबको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बट कुछ ऐसे भी वेव्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जिसे चलने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और ऐसे वेव को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, या उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला करते थे, जिसमें साउंड जिसमें लाइट वेव आपने सुना होगा, एक्स रे सुना होगा, गामा रे सुना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी बच्चों रेज हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जो एक बेसिक क्वेश्चन एराइज होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वेव ट्रैवल कैसे करती है? बड़ा ही बेसिक सवाल है, क्योंकि साउंड वेव को तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि साउंड वेव कैसे चलती है, बिकॉज मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करती है और साउंड की जो एनर्जी है वो उस मीडियम के पार्टिकल के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट करती है, राइट। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है, कैसे प्रोपागेट करती है, इसमें तो मीडियम का कोई खेल नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों काफी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डायरेक्ट आने से पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें चल रही थी और कुछ ऐसी चीजें हुई जो मैक्सवेल को फोर्स किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल ने ही बताया था, तो मैक्सवेल को यह बात फोर्स किया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक आइडिया दे सके। और वो पीछे की डिस्कवरी क्या थी, पीछे की रिसर्चेस क्या थी, उस पर अपन पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अभी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हैं आज के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में केवल और केवल अपन चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, आपके लिए नया नाम है बिल्कुल, वो उन सब बातों पर काफी डिटेल चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी फिलहाल अपन चर्चा नहीं करेंगे, तो हम लोग चर्चा करेंगे दरअसल डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। पूरी डिटेल अच्छे से समझिएगा, इत्मीनान से लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग एंटर करते हैं मैक्सवेल के जमाने में, ठीक है। मैक्सवेल के जमाने में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें उस समय हुई थी। किरचॉफ्स लॉ थी, नो डाउट। और बच्चों साथ साथ अगर हम बात करें, एम्पियर सर्किटल लॉ उस समय भी था, ठीक। और यह भी बात उस समय पता थी कि भाई कोई करंट फ्लो करती है तो करंट कैरिंग वायर के चारों बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, यह भी बात पता थी, ठीक। तो फिर आखिर क्या ऐसी बातें हुई कि मैक्सवेल को कंपेल किया कि भाई आप कुछ एक नई बात बोलो, या फिर उन्होंने रिसर्च कर दिया इसमें, ठीक। आइए देखते हैं बच्चों, एक छोटी सी कहानी है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग को पता भी होगी। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, मेरी बात ध्यान सुनिए, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो बच्चों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है? बिल्कुल होती है। अगर आपने फैराडेज लॉ में देखा होगा तो बिल्कुल फैराडे ने तो इसी के बारे में बताया था, याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और बच्चों ईएमएफ कहीं इंड्यूस हो रही है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वजह तो हो ही सकता है। कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी, हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये चीजें नई नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टाइम वेराइंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है, ठीक। अब कैसे इंड्यूस करती है, हालांकि उसके बारे में हम बता सकते हैं आपको। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रीजन है बच्चों, कोई एक इस तरह से रीजन है, और इस रीजन में मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड
टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है, राइट। तो बच्चों ऐसा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो किसी भी एक रीजन में, मान लीजिए मैं इसी के एक इमेजिनरी रीजन की मैं बात कर रहा हूं, इस रीजन में फ्लक्स भी चेंज हो रही होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, B इंटू उस रीजन का एरिया A मान लिया जाए। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो एरिया चूंकि उस जगह का फिक्स्ड है और B टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो dV/dt कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, दिस इज द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और बच्चों यही किसके बराबर होता है, EMF के बराबर होता है, A इंटू dV/dt, ठीक। और EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl, क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज इंटीग्रल। ये चीजें बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, तो E dl लिख सकते हैं। अगर कोई पाथ है बच्चों, अगर मान लीजिए ये कोई पाथ है जिसकी रेडियस में r ले ले, तो इसका पूरा पाथ का लंबाई कितना होगा, 2πr। तो मैं E, और E क्या होती है बच्चों, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलरली अगर चेंज कर रही है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे इंड्यूस होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो बच्चों नियम वाइज तो ऐसे होनी चाहिए थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में तो करंट ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में तो करंट ऐसे कुछ, राइट, ऐसे। बट ऐसे होने के लिए बच्चों यहां पे तो B मान लीजिए बढ़ रही है, B मान लीजिए बढ़ रही है, तो इसका विरोध होना चाहिए। तो विरोध होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, क्योंकि बच्चों जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस साइड में करंट होगी, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस साइड में करंट। तो बच्चों इस हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे एक करंट भी जनरेट होगी, ठीक, करंट भी जनरेट होगी किसी भी रीजन की मैं बात करूं, ठीक। तो बच्चों इस रीजन में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सोच पाते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है। अगर R पाथ है इसका, अगर E और dl की बात करें तो E और dl के बीच 0 डिग्री एंगल, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं E dl cos 0। थोड़ी देर के लिए हम डेराइव करते हैं जस्ट समझाने के लिए बस। अगर हम E को बाहर कर ले तो dl का इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा, सो ये A dV/dt, ठीक है। और यहां से E को निकाल लें तो एरिया उस रीजन का बाई 2πr dV/dt। अब बेसिक चीज क्या है बच्चों, एरिया आप चाहो तो πr² डाल सकते हो उस रीजन का, राइट। सो बच्चों मेन चीज समझना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, एग्जैक्टली ये बात तो सही है। फैराडे, ये सब कुछ फैराडेज की हेल्प से निकालो। कितनी होती है ये बात भी आपको पहले से भी पता है, इन सब चीज की फिलहाल भी जरूरत नहीं है, केवल मैं अपनी बातों को वेरीफाई किया है, ठीक है। टाइम वेराइंग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या इंड्यूस करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है। अब इसके कॉन्ट्रैरी में जाया जाए, इसका उल्टा सोचा जाए कि क्या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम वेराइंग है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके देगी, ठीक। ये एक बेस है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट का। इसी को अगर हम रिसर्च कर लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक आइडिया होती है। मैक्सवेल ने इस चीज को बताया और मैक्सवेल ने इस चीज को कैसे अप्रोच किया, ठीक है। इसके लिए मैं दो आपको एस्पेक्ट बताऊंगा, दो एस्पेक्ट से चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्यों है, ठीक है। आपका टेक्स्ट बुक में कभी कभी पूछा भी जाता है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर नहीं होता तो क्या बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती, यस बहुत बड़ी दिक्कत आती, वो सब कुछ अभी समझ में आएगा। तो पहली बात तो क्लियर हो चुकी कि बिल्कुल ये बात सही है कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। चलिए ठीक है, हमने कर भी दिया, आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड कैसे हो गई, इसको पहले समझते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। मैक्सवेल ने कैलकुलेट जैसे किया था वैसे मैं आपको बताता हूं। सो डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड क्यों है, ठीक है, इसकी नीड क्यों है। ठीक है, इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट जो कैप्स्टर को थोड़ा लेते हैं और कैप्स्टर में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सारे कहानी का जो जड़ है ना कैप्स्टर ही है, यहीं से सारी कहानियां पैदा हुई हैं। जो कैप्स्टर में चार्ज कैसे फ्लो करती हैं और कैसे इसमें करंट फ्लो करती है इसका आइडिया है आपको।
आप सब लोगों को पता है कि यहां से सेल क्या करता है, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज को तोड़ तोड़ के लाता है, राइट, और इस तरह से जाकर इस पर चिपकाता है, लाया चिपकाया, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर नेगेटिव को खींच के लाया और नेगेटिव इस पर चिपका दिया तो ये। बैटरी कुछ करता है, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई नहीं करती, बैटरी का काम केवल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके उसको मूवमेंट का मौका दे, बस इतना काम है। बैटरी अपने से कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, ठीक। तो ये बातें हो गई बच्चों। अब सोचिए क्या अचानक से ये प्लस बिल्डअप हो गया है, माइनस बिल्डअप हो गया कि स्लो स्लो, बिल्कुल थोड़ा समय लगा होगा, चाहे जितना भी समय हो स्लोली स्लोली हुआ होगा। अब बच्चों एक चीज मेरे को बताओ, क्या इसके अभी तक जहां तक आपको नॉलेज है क्या इसके अंदर कोई करंट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, यहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, ठीक, तो इसमें कोई करंट की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। क्या बच्चों यहां तक कोई करंट है? बिल्कुल करंट है यहां तक, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। अब बच्चों जहां पे करंट होती है ना, जहां पे करंट होती है क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है? बिल्कुल, यहां पे करंट नहीं है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, और यहां पे करंट है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बच्चों यहीं पे सरप्राइज मिला, सबसे बड़ा सरप्राइज यहीं पे है। अभी तक लोगों ने क्या समझा था कि जहां पे करंट होती है वहां अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। बहुत अच्छे। कैपेसिटर के अंदर चूंकि कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। सो लेट्स चेक। तो बच्चों इसमें मैक्सवेल ने चेक किया, और मैक्सवेल ने जब चेक किया तो बहुत बड़ी सरप्राइज उनको मिली जब ए पे उन्होंने देखा, एट ए देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, बट एट बी it was expected that magnetic field were zero। क्या एक्सपेक्ट किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, बट इट वॉज रॉन्ग। ये गलत है। सही बात तो यह थी कि बी पे, मतलब बी पॉइंट जो कि जो हमारे कैपेसिटर के बीच में है, जहां पे वाकई कोई करंट एग्जिस्ट नहीं करती है, यहां फील्ड एग्जिस्ट करी, मतलब बी पे एट बी देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों आप बताओ उस समय की थियरी क्या कहती थी? करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है तो वहां पे करंट आपको जरूर दिखेगी, यानी करंट का मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज जरूर दिखेगी। अब बच्चों चूंकि इसमें कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज है ही नहीं, इसके रीजन में कोई मूवमेंट ऑफ चार्ज है ही नहीं, तो फिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई? है ना कुछ कमाल का इशू। तो यही बात, यही रिसर्च के वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड पड़ी, हमें एक नई करंट की नीड पड़ी कि भाई एक नया करंट तो जरूर हमें वहां बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीछे की थियरीज गलत हो जाएंगी। और वाकई यहां पे कोई चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है, कोई वाकई में कोई चार्ज नहीं मूव कर रहा है, तो फिर करंट हम कैसे बोल दे? बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय के लिए, क्योंकि उस समय की जो करंट की डेफिनेशन थी, करंट के बारे में जो लोगों का आइडिया था, सिंपल ये आइडिया था कि चार्ज कहीं मूव कर रही है तो उससे करंट फ्लो करती है, करंट फॉर्म होती है वहां पे, और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब ये नया थियरी भाई कि बिना चार्ज कैरी के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और बिना चार्ज कैरी से करंट इसका मतलब बन रहा होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब बच्चों ये बातें ना उस समय बहुत ज्यादा सरप्राइज किया कि ये कैसा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें हमारे ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेसी मैक्सवेल उनको बोला करते हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, पूरी डिटेल बताया, लोगों को बताया कि वाकई यहां पे करंट है, आप लोगों को नहीं पता है, करंट ये अलग तरह का है, ये करंट कुछ और तरीके से फ्लो कर रही है। भूल जाइए वो जमाना, वो समय जिस समय आप समझते थे कि करंट चार्ज के फ्लो करने से होती है, ऐसा यहां नहीं है। बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही हो, चार्ज के फ्लो करने से भी करंट होती है, बट यही ट्रू है, ये गलत है, यही हमेशा सही है, ये बात सही नहीं होगी। कहां पे? कैपेसिटर के प्लेट के बीच। तो फिर उन्होंने एक नई करंट के बारे में आइडिया दिया, और उन्होंने बोला कि भाई यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो आइडिया मैं दे रहा हूं, दरअसल
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हुई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करी है, शुरू में कम चार्ज और यहां पे भी कम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो रही थी ना प्लस से माइनस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हुई है, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है, उसके वजह से यहां पे करंट है। तो बच्चों एक्चुअल में बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में कोई करंट उस समय बोला नहीं गया। एक्चुअल में मैक्सवेल ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हुई है। जैसे यहां मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसका उल्टा उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आई है। लेकिन लोगों को तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो उन्होंने लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए एक आइडिया दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, और उन्होंने प्रूव करके बताया था, मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था। और कंसेप्चुअली तो आप देख ही रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का वजह क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वजह तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन, ठीक। और वो डिस्प्लेसमेंट और वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम करंट से रिलेट करेंगे, क्योंकि करंट की वजह से क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो करंट जो हम लोग यहां पे देंगे वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? और कमाल की बात बच्चों ये है कि जितनी करंट यहां तक आई है उतनी ही करंट आगे डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ठीक। एक एस्पेक्ट तो ये है, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। इस एस्पेक्ट से प्रूफ किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एग्जिस्ट करती है तो एक करंट तो होना चाहिए। एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो किरचॉफ्स लॉ करके। तो पहले बच्चों आप इस छोटी छोटी चीजों को एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं आपको बताता हूं कि दूसरे एस्पेक्ट से कैसे हम समझेंगे कि अंदर में करंट की जरूरत है कैसे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और सेकंड एस्पेक्ट में आपको बताता हूं कि क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट की रिक्वायरमेंट है। जो आप में से बहुत सारे लोगों ने किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ को पढ़ा है। किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट इनकमिंग है उतनी ही करंट आउटगोइंग होनी चाहिए। मतलब जितनी करंट आई है उस जंक्शन पर उतनी करंट जाने वाली होनी चाहिए, और ये वैलिड है बिल्कुल। अब बच्चों इसमें जरा देखिए, फिर कैपेसिटर में इस चीज को देखिए बच्चों। कैपेसिटर में यहां तक जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं थी तब की मैं बात कर रहा हूं। क्या अंदर में कोई करंट थी? डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्कवरी के पहले की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, अंदर में कोई करंट नहीं होती है। अब बच्चों क्या यहां तक करंट है? हाँ बोलोगे सर यहां तक करंट है, यहां तक करंट, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे से ऐसे आई है और यहां चिपक गया, ऐसे आई यहां चिपक गया, ठीक। तो करंट तो है। तो बच्चों अगर मैं ए जंक्शन की बात करूं, ए पर जस्ट इस पे सटा हुआ, ठीक है, एट जंक्शन ए अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ को अप्लाई करते हैं तो टोटल आई इनकमिंग करंट है, ठीक है। इनकमिंग करंट कितना है? आप देखोगे कि इनकमिंग करंट आई है और आउटगोइंग क्या है? कोई आगे जा रही है क्या? अरे आगे तो कोई करंट ही नहीं है, जीरो। तो बच्चों ये तो प्रॉब्लम हो गया। क्या यहां इनकमिंग करंट आउटगोइंग के बराबर है? बोलो नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। करंट हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन करती है। तो यहां पे क्या हुआ? देयर इज कंटिन्यूटी प्रॉब्लम, देयर इज कंटिन्यूटी प्रॉब्लम। बच्चों ये एक बहुत ही वैलिड कॉज था, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे लोग जवाब नहीं दिए थे। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम उस समय थी कैपेसिटर के केस में, बट इसमें ज्यादा कुछ लोग चुप रहते थे, कुछ बात इसमें बोल नहीं पाते थे। कंटिन्यूटी प्रॉब्लम है तो इसको कैसे रिसर्च करें। अब बच्चों यहां पे दो एस्पेक्ट है, दोनों ही एस्पेक्ट क्या आपको इशारा कर रहा है? इसमें भी अगर ये कंटिन्यूटी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कंटिन्यूटी प्रॉब्लम यूनिवर्सल था, हर जगह वैलिड था, तो क्या जितनी करंट आई थी क्या उतनी जानी चाहिए थी? बिल्कुल। तो क्या यहां से भी एक बात आ रही है कि सर अंदर में कोई करंट तो होना चाहिए था, है नहीं बट होना चाहिए था सर, अभी खुद आप डिमांड कर रहे हो। सो बच्चों क्यों नीड है डिस्प्लेसमेंट करंट की बातें समझ में आ गई दोनों एस्पेक्ट से। बिकॉज कैपेसिटर के प्लेट के अंदर में देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर मस्ट बी करंट, क्योंकि जो रिसर्च करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो देयर मस्ट बी करंट, सो देयर इज नीड ऑफ सम करंट बिटवीन द स्पेस ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है? दूसरा कंटिन्यूटी प्रॉब्लम। सो एट एनी जंक्शन, एट द जंक्शन है ना, एट द जंक्शन ए नियर द फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
but there is incoming current, but there is no outgoing current. So to maintain the continuity of current, the incoming current must be equal to outgoing current. So there must be a current in this region. पक्का होना चाहिए। तो अब दोनों तरीके से एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया इसमें कोई करंट बताओ, नहीं तो प्रॉब्लम फंस रही है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, वहां तो प्रॉब्लम फंसा है, और एक दूसरा भैया कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो रही है। आप किसी भी तरीके से करंट तो बताओ। तो अब तो समझ में आ रही बात है करंट का यहां पे नीड क्यों है। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत कहानी हो गई कि भाई करंट यहां होना चाहिए, कंसेप्चुअली ही सही लेकिन होना चाहिए। तो चलिए यहां पे करंट दिखाते हैं, करंट कितनी हो गई। तो बच्चों अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट टू डिराइव द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, द करंट which is formed by changing electric field in a region is called displacement current. आइए देखते हैं, कैप्चर का एक प्लेट लेते हैं और ये कैप्चर में बच्चों इसमें लगातार चार्ज फ्लो हम करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगातार वेरी कर रही होगी। ये ई क्या है, वेरिएबल है, हर पल ई बदल रहा होगा। प्लेट एरिया मान लीजिए ए है, तो इस रीजन में बच्चों कितनी फ्लक्स होगी, है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द रीजन किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, E इंटू एरिया, E इंटू एरिया वेक्टर इधर ही, तो E इंटू एरिया, ठीक है, E इंटू ए इंटू कॉस जीरो होगा, एरिया वेक्टर इधर, सॉरी एरिया वेक्टर इधर पूरी प्लेट की। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेराइंग है, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टाइम वेराइंग है। यहाँ तक तो सही है बच्चों। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, डी फाई ई बाई डी टी, और एरिया तो फिक्स्ड है, इसको रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमें करंट चाहिए, याद रखेंगे हमें करंट चाहिए। यहां तक ठीक है बच्चों, डी ई बाई डी टी। अब किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसे जरा निकालने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट क्या होगी, अगर इस पर सिग्मा चार्ज है, ठीक है, इसमें माइनस सिग्मा है, तो आपको पता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं क्यू बाई एरिया, ठीक है, इनटू नीचे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों यहां पे चार्ज क्या लगातार वेरी कर रही है, इस पर चार्ज क्या लगातार वेरी कर रही है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली चार्ज इस पर आ रही है, डिपॉजिट हो रही है, तो कंटिन्यूअसली चार्ज वेरी। ए एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड ही है। अगर बच्चों मैं डी ई बाई डी टी यहाँ पे करता हूं तो 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। बच्चों लोगों को जो फील होती है डी क्यू बाई डी टी इज द करंट, डी क्यू बाई डी टी इज द करंट, बट ये डी क्यू बाई डी टी क्या ये डिस्प्लेस, मतलब क्या ये चार्ज आगे बढ़ रही है क्या, नो ये चार्ज आगे नहीं बढ़ रही है, इसी प्लेट पे चार्ज बिल्डअप हो रही है। तो जो चार्ज बिल्डअप हो रही है उसका रेट है ये, तो हम उसे अगर करंट बोल ले थोड़ी देर के लिए, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग आई डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चीज को हम लिख लेते हैं डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, वो क्या मिल रहा है बच्चों, ए इंटू वॉट इज डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी हमें मिला है ए एप्सिलॉन नॉट आई डी, ये कट गया, और इस तरह से एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इक्वल्स आई डी। तो इस तरह से बच्चों ये जो करंट का आइडिया है ये किसके वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स
चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, तो ये आप देख सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो बच्चों आप बताएंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये कैसी फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है बच्चों। यहां में तो कहीं से कोई शक नहीं है। अब बच्चों जब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात कर लिए, तो अब तो ये बातें सब जगह वैलिड हो गई, अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगी, अब हर जगह इसमें चीजें आ जाएंगी। अब इसमें ना बच्चों एक और प्रॉब्लम उस समय थी, जो एम्पियर सर्किटल लॉ थी वो भी वैलिड नहीं होती थी। क्यों? सोचो, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है? सोचो, एम्पियर सर्किटल लॉ में होता है कि भाई बी डॉट डी एल, थोड़ा समझना चाहिए, ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ओवर आई होती है ना बच्चों। अब सोचो कि अगर समेशन ओवर आई करंट किसी क्लोज पाथ में अगर जीरो हो जाए तो क्या बी एग्जिस्ट करेगी? नहीं, बी जीरो हो जाएगी। अब बच्चों अगर हम कैपेसिटर के अंदर में होते तो क्या बी होती है? हाँ, बी कुछ होती है, लेकिन अंदर में करंट उस समय के जमाने में नहीं बोली गई थी, तो अंदर में चूंकि कोई करंट नहीं है तो अंदर में करंट जीरो हो गई, लेकिन बी एग्जिस्ट कर रही, तो कहीं ना कहीं एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं हो रही है। तो वहां बच्चों एक प्रॉब्लम यह भी था कि एम्पियर सर्किटल लॉ भी वैलिड नहीं होता था, किरचॉफ्स लॉ तो फेल हो ही रहा था, ठीक, और एम्पियर सर्किटल लॉ भी वैलिड नहीं हो रहा था, क्योंकि बात वही है कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी और करंट वहां पे दिख नहीं रही थी। हालांकि ये बात हमने पहले भी बताया, लेकिन उसको अगर नेमिंग से करना चाहे तो एम्पियर सर्किटल लॉ भी फेल हो रहा था। अब ये बात साबित हो जाएगी सही। सोचो, अगर बच्चों अंदर में हम चले जाएं तो अंदर में क्या चार्ज पार्टिकल चल रही है? नो। तो ये वाली करंट नहीं है, मतलब कंडक्शन वाली करंट नहीं है, लेकिन क्या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? बिल्कुल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहां पे एक करंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आइडिया दिया गया। तो अब यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर के क्या हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके क्या हम बी को एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल। तो अब बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो हर जगह वैलिड है? अगर हम कंडक्शन करंट की बात करें तो बिल्कुल कंडक्शन करंट में वैलिड हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हो जाएंगे जैसे कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी लेकिन उसे निकाला नहीं जा सकता, इसलिए उसे मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। और मॉडिफिकेशन में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ को, ठीक है, मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने, और जो इक्वेशन मिला उसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह वैलिड नहीं था, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड तो आती थी लेकिन करंट उस समय नहीं था कुछ भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्कवरी के बाद अब मैक्सवेल लॉ को भी हम चाहे तो जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, एम्पियर सर्किटल लॉ को हम चाहे तो जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाइड बोला गया है ना, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मॉडिफाइड क्या है? पहले था B डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, राइट। अब इसे बोला गया, इसमें इस करंट में बच्चों कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों को जगह दे दी गई। अब इससे वैलिड कैसे हो जाता हर जगह, वो जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा, ठीक है। इसको हम चाहे तो एक लाइन और दे सकते हैं, वैल्यूज डाल दे डिस्प्लेसमेंट का, कंडक्शन करंट जो चार्ज के मूवमेंट की वजह से, मतलब सर्किट में जो करंट होती है वो कंडक्शन करंट, और आईडी की बात करें तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये निकल के आई थी, ठीक है। अब बच्चों ऐसा है कि कैपेसिटर में अगर हम थोड़ा समझें तो अगर हम यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं और यहां पे लगाएं, ठीक है, ए पे, तो ए पे लगाएंगे ना, एट ए पे कंडक्शन करंट होगी, कुछ होगी, कंडक्शन करंट कुछ आई के बराबर होगी, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी? जीरो। लेकिन जब बी की बात करेंगे तो बी पे कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगी, लेकिन आई डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? आई के बराबर ही, ठीक है। और एक बात दिमाग में हमेशा रखेंगे, ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे कि आई जो कंडक्शन होती है आई डिस्प्लेसमेंट की होती है, ठीक है, ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये भी लॉजिकली सोच लो, बहुत ही आसान है। ये क्यों बराबर होता है वो भी देखो इसलिए बराबर होता है क्योंकि अगर हम इस पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यूज करें, है ना, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ यूज करें, तो जितनी आने वाली करंट है उतनी आउटगोइंग होनी चाहिए।
तो आने वाली करंट एट ए, ठीक है, आई इनकमिंग, आई आउट गोइंग होनी चाहिए। और इनकमिंग कितनी है भाई? इनकमिंग तो कंडक्शन वाली है। आउट गोइंग क्या एक्सपेक्ट, क्या यहां बोला गया? एक करंट कौन सी बोली गई है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट इसी के बराबर होती है, लेकिन जब हम अंदर में जाते हैं तो कंडक्शन गायब हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बच गया, और बाहर में आ गए तो डिस्प्लेसमेंट गायब हो गया और कंडक्शन बच गया। तो फिर वैलिड तो है, यहां पे लगाया तब भी हमारा फील्ड आ रहा है, उसके लिए भी लॉजिक ये है कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहां पे अगर फील्ड आ रही है ड्यू टू कंडक्शन करंट, तो ये ठीक ठाक हो गया पूरा सिस्टम। और इस इक्वेशन को बोला गया मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बोला गया इसको, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट करंट पर कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो भी समझो। अभी हम लोग ने देखा कोई कैपेसिटर है, राइट, अगर इसकी कैपेसिटी मान लीजिए C है और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो D जनरली हम लोग मानते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि पोटेंशियल अगर मैं लगातार इसके क्रॉस बदलूं, ऑब्वियसली चार्ज लगातार बदलेगा तो पोटेंशियल भी लगातार बदलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसके अक्रॉस की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो किसी खास रेट से चेंज हो रही है, तो आप बता सकते हो कि अब पोटेंशियल खास रेट से चेंज हो रही है मतलब साफ क्लियर है कि भाई इसमें चार्ज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चार्ज चेंज हो रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट पक्का होगी। तो वही पूछा गया है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चेंजेज विथ, कुछ डेटा ले लेता हूं ज्यादा बेटर होगा, अल्फा वोल्ट पर सेकेंड, अल्फा वोल्ट पर सेकेंड, then what will be the value of displacement current? बेहद आसान है, बस बच्चों आप ना बेसिक्स पे जाके काम कर लो, ठीक है। बेसिक क्या है भाई? हमें डिस्प्लेसमेंट करंट आता है एप्सिलॉन नॉट डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई डी टी, ठीक। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है पता है? ई इंटू एरिया, और इलेक्ट्रिक एरिया को बाहर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो चर्चा नहीं किया है लेकिन पोटेंशियल के बारे में, अब ई को आप लोगों को पता है कि ई क्या होता है? dv बाई डी आर। तो v बाई डी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और सेपरेशन d है तो v बाई डी लिख सकते हैं। तो सिंपल है, मैं क्या लिख दूं? तो एप्सिलॉन नॉट a, राइट, और d को बाहर कर ले क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, और ये हो गया dv बाई डी टी। बच्चों ये क्या है? ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी क्या है? ठीक है, क्या हम इसको कैपेसिटी बोल सकते हैं? बिल्कुल, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी तो कैपेसिटर का ही फॉर्मूला होता है ना। सो आई डी इक्वल्स सी कैपेसिटर और दिस इज dv बाई डी टी, एंड व्हाट इज dv बाई डी टी? दिस इज अल्फा। सो सी अल्फा इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है बच्चों, सी अल्फा इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। कहीं से कोई शक? अब बच्चों ये बातें क्लियर होगी। अब एक बात और, इसमें एक सवाल और करूंगा बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है एकदम से यूनिफॉर्म होती है, पूरे रीजन में कांस्टेंट होती है, पूरे रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर बाहर के सरफेस में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करंट अंदर में कम, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब आप बोल सकते हो कि जो उसकी जो करंट डेंसिटी है उस कैप्चर के रीजन में वो हमेशा कांस्टेंट होती है। करंट डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेंसिटी होती है हमेशा फिक्स्ड होती है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इस पर भी कभी कभी सवाल आपसे कर सकता है, ठीक है। द करंट डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक छोटा सा सवाल मैं सेट करके बताता हूं आपको। चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए। तो एक करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसके बेसिस पर एक छोटा सा सवाल सेट करता हूं। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए।
तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पर। जैसा कि बच्चों मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है रीजन में, जो जिस रीजन की अपन बात कर रहे थे कैप्चर वाले रीजन में, वो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी फॉर्म करते हैं। मतलब हमेशा हर रीजन में जो करंट की जो फील्ड होगी वो सेम ही होगी, ना कम ना कम ज्यादा। अब एक छोटा सा सवाल सेट करते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से कुछ प्लेट है, और बच्चों ऐसा है कि इसकी पूरी की पूरी जो रेडियस है या एरिया मैं ले लेता हूं, ठीक है, राइट, पॉजिटिव प्लेट है ये, और ये रहा निगेटिव प्लेट। अब बच्चों इसमें एक छोटा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें करंट आई है, किसी भी इंस्टेंट पे करंट आई है, ठीक, तो आप मेरे को बताओ, इसकी पूरी एरिया ए है और पूरी करंट अगर आई है, तो आप मेरे को बताओ कि a/2 रीजन में, है ना, a/2 रीजन में कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। ठीक है, एक ऐसा रीजन मान लो, ठीक है, जो a/2 एरिया का बना हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी। तो छोटा सा एग्जांपल है, इफ I बी द कंडक्शन करंट, then find the displacement current in a region of area a/2, राइट। तो बच्चों बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये I जो होती है कंडक्शन करंट, वो तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी, पूरी मतलब पूरी डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी, राइट। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो पूरी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितने एरिया में है, कैपिटल ए में है, तो हमें कितने पे चाहिए, a/2 पे चाहिए, राइट। तो बच्चों बहुत ही आसान है, सिंपल लॉजिक है इसका कि करंट डेंसिटी तो बदलती नहीं है, करंट डेंसिटी नहीं बदलती। अब पहले में करंट डेंसिटी की बात करें तो टोटल आई है कितने एरिया पर, ए पे। बाद में हमें पूछा गया है, इसमें करंट पूछा गया है, और एरिया क्या है भाई, a/2। करंट डेंसिटी तो नहीं बदलती, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, I/एरिया। तो ये बड़ी कमाल की चीज है, ए से एक कट जाएगा, सो 2I हो जाएगा, सॉरी I/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2I' हो जाएगा, राइट। सो I' विल बी I/2। तो ये करंट होगी a/2 वाले रीजन में, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान चीज है। अब बच्चों इसमें ना एक सवाल बेहतरीन हम चाहे तो सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा अच्छे से देखना एक सवाल। एक मैं इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ले रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी मैं कुछ दे देता हूं, चलो इसकी कैपेसिटी में दे देता हूं 10 माइक्रोफैराड, ठीक। और इसकी वोल्टेज मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर चेंजेस एज dV/dt इक्वल्स मैं लेता हूं 5 वोल्ट पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में 5 वोल्ट की चेंजिंग कर रहा हूं, टाइम वेराइंग है वोल्टेज, कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड। वो जो ध्यान से समझना, इसमें हमसे बोला गया है कि यहां से ऊपर पे, ठीक है, ये पूरा बहुत बड़ा है, ठीक है, और यहां पे मैं ले लेता हूं 2 मीटर, P एक पॉइंट। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द रीजन या एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। सोच के देखिए कैसे हम निकाल पाएंगे इस रीजन में। ठीक है, जो डेटा है बच्चों वो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, जो डेटा है वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा 2 पे है और ये पूरा बच्चों 4 पे, पूरा इसका रेडियस क्या है 4। कैप्चर का जो प्लेट है पूरा 4 मीटर पे है और यहाँ पे 2 मीटर पे। हमसे पूछा गया कि इस यहाँ पे कितनी, है ना, कितनी टोटल
क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम कैसे सोचें, है ना, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो बच्चों ये किस वक्त पूछी जा रही है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। ठीक, ये उस समय पूछी जा रही है जिस समय मान लीजिए कि इसमें करंट कुछ हो गई। जैसे मान लीजिए कि उस समय में, जिस समय पूछी गई है उस समय करंट इसकी 10 एम्पियर है। कंडक्शन करंट कितनी है? 10 एम्पियर। उस समय का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कितने एम्पियर का बच्चों? 10 एम्पियर का उस समय का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब हम कैसे सोचें इस पर बच्चों, कैसे अकल लगाएं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहला काम, जब इसमें 10 एम्पियर है तो इस रीजन में कितनी करंट होगी? निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जस्ट पहले की तरह। तो बच्चों इस रीजन में कितनी करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, ये तो पता कर सकते हैं। करंट डेंसिटी बराबर ही होगी। तो जे कितनी होगी? अगर मैं 10 एम्पियर की करंट की बात कर रहा हूं, एरिया क्या है भाई? पाई इंटू 4 स्क्वायर, इसकी रेडियस 4 है। और इसमें कितनी करंट है वो तो पता नहीं है, आई डैश बाई एरिया पाई इंटू 2 की स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, सो 2 टू जा 4 एंड एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो 10/4 इक्वल्स आई डैश। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई 2.5 एम्पियर। इस रीजन में कितनी टोटल करंट हो गई? 2.5 एम्पियर। राइट, यहां तक तो सही है। अब आपसे क्या पूछा गया बच्चों? आपसे ये पूछा गया है कि आप बताओ कि अगर वोल्टेज, है ना, अगर वोल्टेज 5 वोल्ट पर सेकेंड से चेंज हो रही है तो आप बताओ इस जगह पर। बच्चों कमाल की बात यह है कि वोल्टेज का यूज इसमें है क्या? ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान सुनना, अगर करंट दे दिया तो वोल्टेज का वाकई कोई यूज नहीं है। ध्यान से मेरी बात समझा, जब ये करंट सप्लाई कर दे तो वोल्टेज का वाकई कोई यूज नहीं है। मैं दोनों तरीके से आपको करके बताता हूं, अगर एक करंट ना देते तो कैसे बनता, ठीक है, और अभी करंट दे दिया तो फिर कैसे बनाएंगे। ध्यान सुनिए, तो ये आई डैश 2.5 एम्पियर। राइट, यहां तक तो सही है बच्चों। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आपको पता है कि किसी भी क्लोज पाथ में हम चाहें तो यूज कर सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ यूजिंग एसी रूल। तो एसी रूल अगर हम यूज करें तो क्या होगा? बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ओवर आई। तो इसमें आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट याद होगा आपको। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट तो अंदर में 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट आपने थोड़ी देर पहले निकाला है। बी को बाहर करते हैं और डीएल का क्लोज इंटीग्रल, और डीएल का क्लोज इंटीग्रल मतलब 2 पाई आर और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डिस्प्लेसमेंट। तो बी निकालेंगे तो क्या होगा? म्यू नॉट आई डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई आर। राइट, अब म्यू नॉट का वैल्यू तो आप सब लोगों को पता ही है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला हुआ है 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई और आर। आर की जगह पर डाल लेते हैं, आर की जगह पर 2। सो बच्चों ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली 2.5 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बच्चों इस सवाल में मेन पॉइंट था कि ये करंट दे दिया तब, तो मतलब इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल में बच्चों अगर ये करंट अगर यहां सप्लाई नहीं करता, ठीक है, एक करंट सप्लाई नहीं करता तो फिर हमसे पूछता तो फिर हम कैसे करते? ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब करंट सप्लाई कर देगा बच्चों तो मैंने एक छोटा सा इजी सवाल सेट किया, जब करंट दे देगा तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, तो ऐसा करते हैं ना, अभी मैं इस सवाल को बनाता हूं दोबारा से। ठीक है, जब यहां पे क्या नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, सब डेटा रहेगा और ये वोल्टेज का डेटा यूज करना है, फिर कैपेसिटर वगैरह का डेटा यूज करना है, तब की हमें बात करनी है। ठीक, तो देखिए क्या होता है। तो ऐसा करते हैं ना, इस सवाल में हम लोग सिंपल सेट करते हैं, ऐसे सवाल को ही चेंज करते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। बस जब इसमें करंट 10 एम्पियर है, फोटो देख लीजिए, और 10 एम्पियर करंट है, तब की बात हो रही है। ठीक, और एक बार क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज करेंगे और करंट सप्लाई नहीं करेंगे, तब की बात है। तो पहले आप इस दोनों क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम लोग उस पर आते हैं। चलिए बच्चों, उस क्वेश्चन को मैंने सेट कर लिया है। सेम सवाल था जैसा कि प्रीवियसली मैंने सेट भी किया था। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस की टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है कुछ इस तरीके से। तो आपसे पूछा गया है कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, सेम सवाल है।
बच्चों सबसे पहला काम कि पूरे रीजन में कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी पहले ये पता कर लें। ठीक, ये कैसे पता करेंगे? जस्ट हमने एक प्रीवियसली सवाल भी सेट किया था। डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, अगर आपको अच्छे से याद हो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया पूरे रीजन का बच्चों, और एरिया को बाहर करेंगे, राइट, और ये डी ई बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी, और डी को बाहर कर लेते हैं, ये हो गया डी वी बाई डी टी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम कैपेसिटी बोल सकते हैं सी, और ये हो गया डी वी। बच्चों ये सवाल बड़ी कमाल की है, तो हमें पूरे रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट कितना पता पड़ गया? सी इंटू डी वी बाई डी टी, और सी आपको पता है बच्चों, सी कितना पता है? 10 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और डी वी बाई डी टी कितना है? 5। सो बच्चों ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -5 इतनी एम्पियर की करंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों किस रीजन की है? पूरे रीजन की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे रीजन की है। अब अगर बच्चों मेरे को P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है तो मेरे को P वाले रीजन में करंट चाहिए होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है, तो करंट डेंसिटी मतलब पूरी डिस्प्लेसमेंट करंट बटे पूरी एरिया, पूरी एरिया के लिए पाई इंटू 4 का स्क्वायर, और इसकी करंट हमें पता नहीं है, उस रीजन की डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी पता नहीं है, लेकिन पाई इंटू उसकी रेडियस क्या है? 2 की स्क्वायर, राइट। तो आई डिस्प्लेसमेंट कितना हमने निकाला है? 5 इंटू 10 की पावर -5, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, एक कैंसिल हो जाएगा और नीचे 4 बच जाएगा। तो बच्चों ये आई डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया, तो आई डिस्प्लेसमेंट हो गया 5/4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। ठीक है, इस रीजन में अब यूज करते हैं यूजिंग एसी रूल। क्या होता है? बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, आप देख सकते हो, टोटल आई कंडक्शन और आई डिस्प्लेसमेंट। चूंकि कंडक्शन नहीं है, जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, तो बी को बाहर और डी एल, और आई डिस्प्लेसमेंट उस रीजन में कितनी है भाई? तो 5/4 इंटू 10 की पावर -5, और डी एल तो 2 पाई आर, राइट। So B will be mu naught by 2 pi into R 5/4 into 10 की पावर -5। डेटा डालते हैं बच्चों, देखिए म्यू नॉट की जगह पर हम डेटा डालेंगे, तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ऊपर है 5, नीचे है 4, 10 की पावर -5 है, नीचे 2 पाई और R 2 पाई R है बच्चों। व्हाट इज R इज 2 मीटर। अब 2 2 जा 4 पाई से 4 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली 5/4 इंटू 10 की पावर -12 टेस्ला। तो बच्चों ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में होगी। तो ऐसा सवाल बच्चों बड़ा बेहतरीन माना जाएगा, आपको कभी भी सवाल ऐसे कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली गाइज काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आज की क्लासेस डिस्प्लेसमेंट करंट काफी अच्छे से क्लियर हो गया। अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में बच्चों मैं आपको मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस, जो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस उन्होंने अरेंज किया था, डिराइव उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, ठीक है, जो ऑलरेडी इक्वेशंस है उन्होंने अरेंज करके, और उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जितनी भी फिनोमेना है सारे को एक्सप्लेन किया जा सकता है 4 इक्वेशन से, और उन चारों इक्वेशन पे अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो हमारे बोर्ड्स में पूछी भी जाती हैं, और हम लोग फिर आ जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कैसे प्रोपागेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करती है, इक्वेशन क्या होती है, कैसे एनर्जी प्रोपागेट करती है, इंटेंसिटी कितनी होती है, पावर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में फुल डिटेल करेंगे कमिंग वीडियो सेशन में। तो मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।